वेलकम बैक टू साइको प्रोफेसर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आपको मालूम है ऑलरेडी, आपका जो आंसर की है वो आ चुकी है आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी 2023 की। तो अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जो है कुछ उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सर्वर वगैरह जो है बढ़िया से चल रहा है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। और उसी के साथ साथ इस बार का हम बात करेंगे कट ऑफ वगैरह जो देखिए आपका है, थोड़ा सा आपका स्लाइटली है ना नीचे जाना चाहिए। ठीक है, डाउनग्रेड होना चाहिए एज कंपेयर टू लास्ट टाइम 210 जो नेट के लिए था और 236 जो जीआरएफ के लिए था। ठीक है, हल्का फुल्का इससे कम जाना चाहिए और फिर वो लागू हो जाएगा अन्य कैटेगरीज के ऊपर भी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ओबीसी, ऐसी जो अन्य कैटेगरीज हैं उनके लिए भी आइडियली कम जाना चाहिए। लेकिन ये एनटीए है, पता नहीं किस प्रकार से ये करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को तो वो चीज़ डिविएट कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल स्कोर्स। ठीक है, जिस प्रकार से भी होगा आपको जल्द से जल्द मालूम पड़ जाएगा। आपके पास आज और कल का समय है, 7-8 तारीख है, तो इसको आप जो है अच्छे से इसको क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाइसी हैं, उनके लिए अगर आपके पास प्रूफ वगैरह है तो उसको आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट के दिन मालूम पड़ेगा कि फाइनल कट ऑफ क्या रहा है। लास्ट टाइम तो शॉकर था, इस टाइम भी हो सकता है कुछ शॉकर मिले आपको, एकदम लो आ जाए या एकदम हाई जाए। ठीक है, तो वो देखेंगे रिजल्ट आने के बाद। उस चीज़ में एक्सपर्टीज नहीं है कि कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या बैठ के कर रहे हैं, कितना उनको देना है 6%, तो किस हिसाब से देते हैं, काफ़ी सारे क्राइटेरिया, काफ़ी सारी चीज़ें होती है डिपेंड। ठीक है, उसके बाद आपका जो कट ऑफ डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि अगर सबने अच्छा स्कोर किया है तो उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें और वहाँ पे कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका छोटा सा हम पेपर एनालिसिस, सारे सवालों को देखेंगे। ठीक है, उनके क्या आंसर्स हैं, कुछ कुछ नए नए सवाल आए हुए हैं उनको भी देखेंगे, है ना। जो अजीबोगरीब सवाल हैं उनको भी देखेंगे, आसान वाले भी देखेंगे। ठीक है, और जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आए हैं, एकदम डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गई है वहाँ पे, वो सवालों को भी देखेंगे यहाँ पे हम थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस सवाल से। इसमें आपका नंबर है 148। ठीक है, इसके पहले का जो है सबके लिए कॉमन है, तो ये 148 नंबर का है, तो उसको आप अपने आंसर की के साथ मैच कर सकते हैं जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया था। जेडपीडी के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज डिफाइंड बाय व्योगोत्स्की। ठीक है, व्योगोत्स्की ने क्या बोला उसके बारे में आप पूछ रहे हैं। द रीजन ऑफ सेंसिटिविटी फॉर लर्निंग कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंटल लेवल when the child is working alone and at the level he she is capable of reaching with the aid of an adult। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इतना लंबे लंबे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसलिए इस बार का पेपर जो था वो भी कैसा था आपका, थोड़ा सा लेंदी पेपर था, टाइम कंज्यूमिंग पेपर था आपका, ये जो जून में हुआ है 2023 वाला। ठीक है, अब थोड़ा और बढ़िया है। जेड पी डी, जेड जेड लिखा हुआ है, जेड पी डी की परिभाषा इस प्रकार दी है। यहाँ पे आंसर क्या करेक्ट है आपका, आंसर है आपका फर्स्ट, ये बताया था आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, +1 +2 कैसे होता है, जब बालक अकेले में कार्य करता है और जिस स्तर तक वह किसी प्रौढ़ व्यक्ति की सहायता से पहुंचने में सक्षम होता है, इन दोनों के मध्य विकासात्मक स्तर के अंतर द्वारा अधिगम के प्रति संवेदनशीलता का क्षेत्र अभिलक्षित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 148 का फर्स्ट ये वाला आंसर होना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल, जेडपीडी का सिंपली डेफिनेशन पूछी है, क्या बोलते हैं इसको, जेडपीडी से अभिप्रेरित है। कौन सा है आपका, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये है आपका आईडी नंबर 147। ठीक है, इस बार इन्होंने अच्छे से मैनेज करके भी नहीं दिया है ये जो पीडीएफ है। ठीक है, तो आपका आईडी नंबर 147 का ये होना चाहिए राइट आंसर। आपके आंसर की में भी यही दिया हुआ है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देन ये सवाल 150, अगर आपने मैच नहीं किया है तो आप इस वीडियो के साथ साथ भी इसको आप मैच कर सकते हैं। 150 नंबर का जो है आपका, द साइकोलॉजिकल टूल्स एंड साइंस सच एज लैंग्वेज, काउंटिंग, निमोनिक्स, एल्जेब्रिक सिंबल्स, आर्ट एंड राइटिंग दैट फैसिलिटेट एंड डायरेक्ट थिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड बाय व्योगोत्स्की एज, यहाँ पे एंड में व्योगोत्स्की लगा दिया यहाँ पे नाम। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, मॉडरेटर्स, मीडिएटर्स, कन्फाउंडर्स एंड फैसिलिटेटर्स। यहाँ पे क्या है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, मीडिएटर्स की बात कर रहे हैं एज पर व्योगोत्स्की। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, आपके मध्यस्थता करने वालों की बात करेंगे, जो मीडिएट करते हैं। ठीक है, भाषा गणना, इसे व्योगोत्स्की ने क्या कहा है, इसे कहा है मध्यस्थता वाला जो चीज है, मीडिएटर्स इसको
कहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका 150th क्वेश्चन। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 146। द थ्योरी ऑफ Vygotsky इज कॉल्ड एज कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये किया था, बताया हुआ था। ये आपका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑल राइट। ये है आपका आईडी नंबर 149। ठीक है, ठीक है। सो Karonoff, the structural process in which the more knowledgeable partner adjusts the amount and type of support he offers to fit with the child's learning needs over the course of interaction is called as। स्टार्टिंग ही वेगोल्स्की की यहाँ से होती है। शैक्षणिक प्रक्रिया जिसमें अपेक्षाकृत अधिक ज्ञानवान साझीदार अंतः क्रिया के क्रम में बालक की अधिगम आवश्यकताओं के अनुरूप सहयोग की मात्रा और प्रकार का समायोजन किया जाता है कहलाता है। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं स्काफोल्डिंग। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी होती है मचान कहा है इसे। ठीक है, तो मचान कहते हैं इसे, स्काफोल्डिंग को क्या कहते हैं, मचान कहते हैं। हिंदी माध्यम वाले जो है इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले ही टफ था हिंदी मीडियम के लिए, इस पेपर के बाद तो जो है और जो है डीप डीप जो है ये धीरे धीरे और टफ होता जा रहा है, क्योंकि 3 घंटे में इस प्रकार की हिंदी पढ़ना थोड़ा सा जो है स्काफोल्डिंग की आवश्यकता पड़ जाती है वहां पर। ठीक है, तो अभी हमने देखे पैराग्राफ के कितने सवाल, 5 सवाल देखे। उन 5 में से अगर हम बात करें तो आइडियली 3 से 4 सभी ने सही किए होंगे, है ना। एक जो है मोस्टली सबका गलत हुआ होगा। ठीक है, मोस्टली बोल रहे हैं ऑन एन एवरेज। एंड गलत भी कौन सा हुआ होगा, वो जो मीडिएटर्स वाला है ना, फैसिलिटेटर्स वाला है, वहां पे जो है इसके गलत होने की, इसके रॉन्ग होने की संभावना बढ़ जाती है। अदरवाइज जो भी पढ़े लिख के गए हैं, ठीक है, उनके लिए 4 इसमें करना इजी है। मतलब एक जो है यहाँ से सवाल गलत होना मोस्ट पॉसिबल है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं है, मीडिएटर्स भी क्लिक किया होगा, बट मोस्ट पॉसिबल गलती कहाँ पे होगी आपको, जेडपीडी के फुल फॉर्म में कोई गलती नहीं करेगा, स्कैफोल्डिंग में हार्डली कोई गलती करेगा। एंड देन आपका जो एक और सवाल था उसमें भी 1-2 सवाल थे, उसमें गलती के कम चांसेस हैं, लेकिन इस वाले में थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। अगला जो यहाँ पे आपका 144, यहाँ अगेन रिसर्च के 5 सवाल, यहाँ भी आपको 3-2 सही मिलेंगे, है ना। 1-2 गलत, यहाँ भी गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब 10 क्वेश्चन में से 7 आपने स्कोर किया है तो काफी अच्छा, काफी पॉजिटिव है। 8 स्कोर किया तो अच्छी बात है, 7+ के ऊपर काफी अच्छा आपका स्कोर चलेगा आगे। ठीक है, ये ऑन एन एवरेज बता रहे हैं, 9-10 वाले भी हो सकता है होंगे। ठीक है, ऑल राइट। A study was conducted to find out where the participation in meditation, देखा जाए तो इस बार का रिसर्च का पैराग्राफ थोड़ा सा इजी था, केवल रिसर्च इजी थी, बाकी सब तो मालूम ही है आपको। ठीक है, influences well-being in children, hence a group of children who have not participated in meditation before but are now planning to begin participating in meditation were given a well-being scale for before they begin meditation। ठीक है, The children were administered the same test again after 2 months, मतलब आज किया 1 जुलाई को, and then again 2 मंथ बाद जो है 1 अक्टूबर, तब करेंगे इसको। The well-being was measured on an internal or interval scale with higher scores indicating higher well-being. The scores on the scale were normally distributed. The scores are given below। ठीक है, यहाँ पे स्कोर दिए हुए आपको 4, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। यहाँ पे कुछ हिडन मीनिंग भी दिया हुआ है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने आपके पास, 7। ठीक है, सो n इज इक्वल्स टू 7 हो जाता है। और क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शन मतलब क्या होना चाहिए, उसमें एक डायरेक्शन होना चाहिए, हमको बताना है यहाँ पे क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, ये जस्ट एक दिन पहले आपको वीडियो दिया था, उसमें पूरा ये एक्सप्लेन था आपका, हाइपोथेसिस वगैरह सारी चीजें एक्सप्लेन थी वहां पे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका 144 का, meditation has effect on well-being, meditation has positive effect on well-being, meditation has both positive and negative, 2 डायरेक्शन दे दिए, meditation has direction for well-being, no no yes। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होता है, meditation has positive effect on well-being। ठीक है, देन आपके पास है अगला सवाल 142। What statistical test should be used to analyze the data? Mann-Whitney, Wilcoxon साइन रैंक टेस्ट, कोरिलेटेड टी टेस्ट या फिर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। क्या करेंगे इसके अंदर,
इसके अंदर करेंगे आपका कोरिलेटेड टी टेस्ट की बात। ठीक है, आपका यहाँ पे आंकड़े का विश्लेषण करने हेतु कौन से सांख्यिकी परीक्षण को प्रयुक्त करना चाहिए, आपके सहसंबंध टी परीक्षण को यहाँ पे प्रयुक्त करना चाहिए। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब यहाँ पे अगला दिया हुआ है आपका आईडी नंबर 141। व्हाट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द टेस्ट, क्या करेंगे, n-1 सिंपली टी की बात हो रही है, 6 इज द राइट आंसर, 6 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आईडी नंबर 145। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंटरवल स्केल, कौन बोलता है कि आपके PYQs रिपीट नहीं होते। ठीक है, सेम सवाल पूछा था आपको जून आपके मार्च 23 के एग्जाम में, मतलब आपका जो दिसंबर 22 वाला एग्जाम था, सेम सवाल का एक इंटरवल स्केल लास्ट वाला उन्होंने काट के आपको यहाँ पे सेम चीजें आपको यहाँ पे दे दिया है, मतलब PYQs रिपीट होता है। एक सवाल देखा आपने यहाँ पे अभी PYQ कंप्लीट यहाँ पे, तो पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ आपको PYQs अगर आपने किया होगा ये वाला, तो आपको इस क्वेश्चन में आंख बंद करके भी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, इंटरवल स्केल के बारे में क्या करेक्ट होता है यहाँ पे, आपकी आईडी, मैग एंड इक्वल यूनिट साइज आर इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, पहचान और परिमाण और समान इकाई आकार इसके गुणधर्म होते हैं, किसके होते हैं, आपके इंटरवल स्केल के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम में भी उन्होंने गलती की है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको जो ऊपर बताया था इंटरनल स्केल नहीं था, वो कौन सा था, वो आपका था इंटरवल स्केल। ठीक है, उसका प्रूफ यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य को मापन अंतराल ना, अंतराल मीन्स आपका इंटरवल होता है, तो ठीक है, तो वहां पे आपका इंटरवल आएगा। ठीक है, इंटरनल स्केल कोई नहीं होता ऐसा। ठीक है, इंटरवल स्केल की बात कर रहे थे वहां पे, ऑल राइट। ठीक है, तो ये गड़बड़ी करते रहते हैं हिंदी इंग्लिश की, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और इस पेपर में तो काफी ज्यादा जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं काफी ज्यादा हैं। देन अगला सवाल आईडी नंबर 143, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। इस बार उन्होंने नल हाइपोथेसिस डायरेक्टली ना पूछ के घुमा फिरा के पूछा है, एक बढ़िया सा पैराग्राफ दे दिया आपको और करने के लिए। तो अगर आपका जो है यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी है, अगर आपको इसका संप्रत्यय मालूम है नल हाइपोथेसिस के बारे में, आप उसको जोड़ना तोड़ना मरोड़ना जानते हैं, तो आपको एक सवाल करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। इसमें आपको 5 से 5 आराम से स्कोर कर सकते हैं आप, क्योंकि देखिए आपसे नल हाइपोथेसिस पूछा है, आपसे डायरेक्शन पूछा है, आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है। ठीक है, और क्या था, एक और कुछ पूछा था आपसे। ठीक है, तो 4 तो एटलीस्ट आपको आना ही चाहिए। 4 से कम अगर आप आ रहे हैं तो आपको सेकंड यूनिट जो है आपको और अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आपसे, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस क्या इंडिकेट करता है हमको यहाँ पे, इस पैराग्राफ के अंदर आपका ऑप्शन नंबर 1, पार्टिसिपेशन इन मेडिटेशन लीड्स टू सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वेलबींग स्कोर्स। ठीक है, आपका यहाँ पे शून्य प्राक्कल्पना को अस्वीकार करना संकेत इंगित करता है, ध्यान क्रिया में भागीदारी स्वास्थ्य प्राप्तांकों में पर्याप्त अंतर की ओर संकेत करता है। ठीक है, ठीक है, अभी तक आपने 10 सवाल देख लिए हैं, 10 क्वेश्चंस, तो उसमें आपके एटलीस्ट 8-9 करेक्ट होने चाहिए, और मैक्स टू मैक्स आपके साथ, तो आप जो है एक अच्छे स्कोर की ओर लीड करेंगे आगे। ऑल राइट, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पे आईडी 904109 है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का। अगेन आपका ये रिपीट हुआ है सवाल। ठीक है, आई गेस आपके 19 से या 20, इन दोनों में आपका जो पेपर हुआ था, यहाँ से कहीं आपका ये रिपीट हुआ है सवाल, क्रिएटिव, एनालॉजिकल, एनालिटिकल, इमोशनल या फिर प्रैक्टिकल। ठीक है, सृजनात्मक, सादृश्यमूलक, विश्लेषणात्मक, संवेगात्मक, प्रायोगिक, क्या दिया है आपके आंसर की, मैं यहाँ पे आंसर, इसका आंसर दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 1, ACE ओनली। ठीक है, क्रिएटिव होता है, देन आपका एनालिटिकल होता है, एंड देन आपका प्रैक्टिकल होता है। क्रिएटिव, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इंटेलिजेंस टाइप्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4087, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स रेजिलियंस के बारे में, प्रतिस्कंदन के बारे में निम्नलिखित कौन वर्णन करता है। आप नोट कर ले, रेजिलियंस मतलब क्या होता है, आपका प्रतिस्कंदन होता है, दिसंबर में कोई और सा कंदन हो सकता है। ठीक है, राइट आंसर क्या है यहाँ पे आपका, वे व्यक्ति जो जोखिम की स्थिति में होते हैं और उनका निष्पादन प्रत्याशा की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, इंडिविजुअल्स एट रिस्क हुज परफॉर्मेंस इज बेटर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। ये देखिए अगला सवाल आईडी नंबर 111, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज एनालाइज्ड into 5 factors as viewed by Buddhism. Choose the correct factors included in personality. बौद्ध धर्म के अनुसार मानव व्यक्तित्व का विश्लेषण 5 कारकों में किया गया है, व्यक्तित्व में निहित सही कारकों को चुनिए। ठीक है, तो ये सवाल जो है ये मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, सामान्य लोग क्या करेंगे, इसको
गलत कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपका आंसर की में क्या दिया हुआ है, आंसर इसका ए एंड बी ओनली। मटेरियल, परसेप्शन, फीलिंग, डिस्पोजिशन एंड कॉन्शियसनेस, भौतिक, अवबोध, अनुभूति, चित्तवृत्ति, चेतना, ए एंड बी यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, बाकी देखिए थिंकिंग, बिलीफ, इंटेलिजेंस, मेमोरी, अटेंशन, ये सब आपके साइकोलॉजी के टॉपिक्स है। ठीक है, ऐसे वैसे डिफिकल्ट है इस तरह से एलिमिनेट करना, बट फिर भी ठीक है, स्टिल है ना, टफ सवाल है, इसमें कुछ किया जा सकता नहीं है। ठीक है, हार्डली कोई ऐसा होगा जो पढ़ के गया होगा बुद्धिज्म और ह्यूमन पर्सनैलिटी में कौन से 5 फैक्टर्स ऐसे इंक्लूड किए गए हैं। ये है आपका आईडी नंबर 125। ठीक है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आपको बताया था ये वाला सवाल, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अगेन PYQ रिपीटेड। ठीक है, ओके। यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है, वही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ए के साथ प्रत्याहार क्या है, कंट्रोल ओवर थॉट्स। बी के साथ धारणा, कॉन्सेंट्रेशन, धारण करना है। ध्यान क्या है आपका, मेडिटेशन। एंड समाधि क्या है आपकी, अटेनिंग वननेस और इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए बोलते हैं आप ध्यान लगाइए, ध्यान करना है हमको, ध्यान क्या है, सिंपली आपका मेडिटेशन है। थोड़ा सा हिंदी का नॉलेज भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या करेगा, मदद करेगा। देन नेक्स्ट सवाल, which among the following is true about process of extinction of behavior in classical conditioning। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर व्यवहार के उन्मूलन की प्रक्रिया, एक्सटिंक्शन आपका उन्मूलन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही है। ठीक है, क्या सही है उसमें, ग्रेजुअल डिमिनिशिंग ऑफ CR। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 CR का क्रमिक ह्रास जो है इसमें जरूरी हो जाता है एक्सटिंक्शन के लिए। ठीक है, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स था वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे उसका डिमिनिश हो रहा है, वो क्रमिक ह्रास हो रहा है उसका। ठीक है, वही क्या है आपकी प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन है। ठीक है, आपका जो कंडीशन रिस्पॉन्स था, जो सलाइवा वो गिरा रहा था, अब वो गिराना उसने क्या कर दिया, उसने बेल के इसमें कम कर दिया है। अब देखिए अगला सवाल, आईडी नंबर 138। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विन्स who share half of their genes. Both members of twins may be males or females. Dizygotic twins develop from two different eggs and share the genes like a brother and sister brother. One of the twins may be a male and the other may be a female. ठीक है, यहाँ पे क्या है राइट आंसर, राइट आंसर है यहाँ पे आपका आईडी नंबर 138 का ऑप्शन नंबर 4। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सब सही दिया हुआ है, लेकिन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर कॉल्ड नॉट फ्रेटर्नल आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं इनको, आइडेंटिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है रॉन्ग होता है, ऑटोमेटिकली आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये होगा आपका राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल आपका आईडी नंबर 064। अ यूनिपोलर न्यूरॉन फाउंड इन द सोमैटो सेंसरी सिस्टम आर सेंसिटिव टू, दैहिक संवेदी तंत्र में पाए जाने वाले एक ध्रुवीय स्नायु निम्नांकित के प्रति संवेदनशील होते हैं। किसके प्रति होते हैं, आपकी स्पर्श की बात, सोमैटो सेंसरी सिस्टम बोला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, किसके लिए होते हैं, आपके टेक्टाइल सेंसेशंस के लिए ये होते हैं। यहाँ दिया भी क्या हुआ है आपको, यूनिपोलर न्यूरॉन। देखा था आपने, विजुअल में नहीं, ऑडिटरी में नहीं, ऑल्फैक्टरी में नहीं। कौन से न्यूरॉन चाहिए आपको, यहाँ पे यूनिपोलर चाहिए। और अगर आप बात करें सोमैटोसेंसरी सिस्टम बोल रहे हैं या फिर कॉर्टेक्स, तो आपको चीजें वहाँ पे लिंक करना चाहिए। सोमैटो के अंदर क्या होता है, आपके जितना भी टच, फील, पेन वगैरह है वो सब जाता है आपके टेक्टाइल सेंसेशंस के द्वारा। अगेन देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 112। अच्छा सवाल घुमा फिरा के उन्होंने इस बार स्टिमुलस जनरलाइजेशन भी पूछ लिया, एक्सटिंक्शन भी पूछ लिया, और पता नहीं आगे पेपर में डिस्क्रिमिनेशन भी पूछ लिया होगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपसे, उद्दीपन सामान्यकरण के बारे में निम्नांकित में से क्या सही है ना, क्या हो रहा है वहाँ पे, जनरलाइज हो रहा है। लेक्चर के अंदर बताया था क्या हो जाएगा, सामान्यकरण हो जाएगा। पीपल्स इमोशनल रिएक्शंस टू वन स्टिमुलस जनरलाइज टू सिमिलर स्टिमुली। एयरटेल के रिंगटोन याद करिए आप। With repeated exposure and reinforcement, dogs can differentiate between types of sounds. Normally desirable foods such as cakes and pastries are unappealing when shaped to resemble dogs' faces. Sudden appearance of forgotten response. ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 A and C ओनली। किसी एक उद्दीपन के प्रति लोगों की संवेगात्मक अनुक्रियाएं सदृश उद्दीपक में सामान्य होती हैं। एक जैसा स्टिमुलस दिख रहा है, एयरटेल की रिंगटोन एंड दूसरी वाली रिंगटोन एक जैसी लग रही है, तो क्या होगा वहाँ पे, स्टिमुली को क्या कर लेंगे हम, जनरलाइज कर लेंगे। उसके बाद आपका सामान्यतया वांछित भोजन तथा केक और पेस्ट्री विकर्षी प्रतीत होती है जब इनकी आकृति श्वान के मल के सदृश होती है। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे आपसे यहाँ पे। ए एंड सी यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर होगा। देन अगेन यहाँ पे आपका 65 नंबर का आपका घिसा पिटा सवाल। ठीक है, आपका घिसा पिटा सवाल है। आपको मतलब आप जब जाते हैं सॉल्व करने तो आप 100 सवाल सॉल्व नहीं करते साइकोलॉजी के, आप 99 सॉल्व करते हैं। एक आपको ऑलरेडी मालूम होता है पहले से कि एमिगडाला जो हमको टकराने वाला है वहां पे। ठीक है, क्या है इसमें, संवेग इमोशन की बात करता है आपका जो एमिगडाला है। ठीक है, तो आपको बधाई हो, कांग्रेट्स आपको, आप जाके केवल 99 सॉल्व करते हैं वहां पे। एक आपको ऑलरेडी मुफ्त में यहाँ पे 2 नंबर तो कम से कम आएंगे ही आएंगे किसी न किसी के, चाहे जिसने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, है ना। ओके, आईडी नंबर 057। द प्रेजेंट आर्टिकल्स यहाँ पे दिया हुआ है। आंसर क्या है यहाँ पे, इसका आंसर आपका यहाँ पे है ग्राउंडेड थ्योरी स्टडी। जीटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आधारिक सिद्धांत अध्ययन की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा रुकिए, 123 आईडी नंबर, एक और आपको 2 घिसे पिटे सवाल। मतलब आप कितने सॉल्व करने जाते हैं, आप केवल 98 सॉल्व करने जाते हैं। 2 आपको मालूम है कौन से आने वाले हैं। एक आएगा आपका इमोशन से और एक आएगा आपका ये पिया गेट का। हो सकता है पता नहीं अगली बार कोई वीडियो पहुंच जाए ये वाली, तो अगली बार से आपको ये सवाल देखने ना मिलेंगे। ठीक है, 2 सवाल अब ऐसे बनाएंगे थंबनेल में, 2 सवाल गारंटीड लेके जाइए। ठीक है, ओके। तो ये आपका सवाल है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, हर स्टेज में क्या क्या होता है आपको पूछा है यहाँ पे। लास्ट टाइम पैराग्राफ के अंदर दिया था, इस टाइम यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। मतलब इस सवाल के अंदर पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है। आप इसको मैच कर लेंगे, ए के साथ 2, बी के साथ 4, सी के साथ 1 एंड डी के साथ आपका 2, सॉरी 3। ठीक है, तो 2 सवाल देख लिया आपने, गारंटीड जो आपको देखने मिलते ही मिलते हैं। अब देखिए अगला सवाल 107। जेम्स बॉन्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेडिली किंडल्ड एंड फ्यूल्ड बाय। द्वंद्व निम्नलिखित में किसके द्वारा तत्काल रूप से सुलग और उभर जाता है। ठीक है, किससे होता है आपका, ये होता है आपकी कंपटीशन, मिसपरसेप्शन एंड सोशल डिलेमा। एडीई यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रतिस्पर्धा की बात, गलत प्रत्यक्षण, सामाजिक दुविधा। एडीई की वजह से जो है, ठीक है, आपका जो द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों और बढ़ता जाता है ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप किसी के साथ सहयोग करेंगे तो लड़ाई कैसे होगी, द्वंद्व कैसे होगा। अगर आप सुलह कर लेंगे, निपटारा कर लेंगे, तो द्वंद्व कैसे होगा। द्वंद्व कब होगा, जब कंपटीशन रहेगा, है ना, तो लड़ाई करेंगे। गलत प्रत्यक्षण बना लेंगे आप किसी के लिए तो तब लड़ाई करेंगे, एंड सामाजिक दुविधा के लिए भी आप लड़ाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 74। Which of the following is not a chromosomal disorder characterized by subaverage intellectual functioning? ये भी बताया हुआ है। ये है आपका राइट आंसर। प्रमस्तिष्क घात की बात हो रही है, सेरेबल पाल्सी की बात हो रही है। लास्ट ईयर भी ये रिपीट हुआ था ऑप्शन में कहीं पे, तो आपको देखना चाहिए था सेरेबल पाल्सी क्या होता है। ठीक है, अदरवाइज 21 का PYQ जो आपने सीरीज देखा है वहां भी इस चीज को बताया था, वहां पे ये तीनों कवर है बड़े ही आसानी से। अगेन देखिए एक और सवाल, अरेंज द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस सीक्वेंशियली। आईडी नंबर 132। अगेन ये आपके PYQ से रिपीट हुआ है। ठीक है, 19 में हुआ था एंड आई गेस 22 वाले पेपर में भी एक इस प्रकार से सवाल पूछा था आपसे। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होता है सबसे पहले, परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस को परसीव करेंगे। देन आपका रिलीज ऑफ CRF फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ऊपर के एक्सिस से आएगा आपका CRF। फिर आपका आता है ए, रिलीज ऑफ ACTH आपका पिट्यूटरी से। ठीक है, देन क्या होगा आपका ई, सप्रेशन, सॉरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अच्छा ये कोई नया है क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड एंड देन आपका अंत में डी, सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करता है आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर है। CBAEND। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। आगे भी इस प्रकार से रिपीट होता रहेगा। अब देखिए अगला सवाल, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। आचार संबंधी निर्णयता के घटकों को चिन्हांकित कीजिए। इसमें क्या करना था आपको, केवल अगर आपको नहीं मालूम कहाँ से आया क्या आया है, थोड़ा सा आप जो है थोड़ा सा अपना विवेक सद्बुद्धि जो भी है उसको लगाएं और उस प्रकार से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये तो मालूम है ना डिसीजन मेकिंग क्या होती है ना। आपको क्या करना है, निर्णय बनाना है, कोई निर्णय बनाना है, उसके लिए क्या चाहिए आपको, एथिकल निर्णय होना चाहिए आपका। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, मॉरल अवेयरनेस, नैतिक जागरूकता जरूरी है।
बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या ज़रूरी है आपके लिए अगली चीज़, मॉरल इंटेंट, है ना? आपका जो इंटेंट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। आप किसी की मदद करना चाहते हैं, इंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है? नैतिक आशय वहाँ पे होना चाहिए। एंड देन क्या होना चाहिए आपका मॉरल जजमेंट, ठीक है? आपका नैतिक निर्णय की बात हो रही है, ठीक है? ये सब रहना चाहिए। अब देखिए नैतिक दुश्चिंता से आप क्या करेंगे? नैतिक संदर्भ की बात भी नहीं है, ठीक है? हो सकता है ई थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करे, लेकिन ई के साथ ऑप्शन देखिए, जब ए और सी कर दिया आपने तो फिर आपके राइट आंसर आपको डी पे मार्क करना है और यही आपका जो है राइट आंसर है, ए सी डी।